हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 साइंस चैप्टर 13 लाइट वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। अगर आप अंधेरे कमरे में हैं तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, और अगर रूम से बाहर हैं तो क्या ऑब्जेक्ट दिखाई देगी। तो देखिए, अंधेरे कमरे में हमें ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई नहीं देती है। इफ़ अ पर्सन इज़ इनसाइड ए रूम वेयर देयर इज़ नो लाइट, अगर कोई पर्सन रूम के अंदर है और जहाँ पे कोई लाइट नहीं है, इट इज़ देन इम्पॉसिबल टू सी द ऑब्जेक्ट इनसाइड द रूम, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अंधेरे कमरे में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा और हमारी आई के अंदर इमेज नहीं बनेगा। बट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर रूम से बाहर है, कैन बी सीन ईजीली, उसको आसानी से देखा जा सकेगा। वेन द लाइट फॉल ऑन द आई, जब आई पर जो है लाइट गिरती है, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्टिंग के बाद हमारी आँख पर आती है, इट बिकम विजिबल, और हमें दिखाई देता है। इफ़ द रूम इज़ डार्क, अगर अंधेरा रूम है, देन द ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द रूम रिफ्लेक्ट नो लाइट, अगर अंधेरे कमरा है और उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, वहाँ से लाइट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। हैंस, इस प्रकार द पर्सन इज़ नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार जो व्यक्ति हैं ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकेगा। इन द रूम वेयर देयर इज़ नो लाइट, यानी कि अगर लाइट नहीं है कमरे के अंदर तो जो है ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश है या जो लाइट है वो रिफ्लेक्टिंग होकर हमारी आई तक नहीं आ रही है, इसलिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, हमें करना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन्स फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ रेगुलर रिफ्लेक्शन है और एक तरफ इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो देखिए, इट ओकर्स व्हेन द सरफेस स्मूथ, जब सरफेस स्मूथ होती है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और जब सतह जो है रफ होती है सरफेस, तब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्टेड रे मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे मूव करती हैं, और इसमें स्केटिंग रेंडमली डायरेक्शन, यानी कि डिफरेंट दिशा में रेंडमली चली जाती है। एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर में हमेशा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है ये होगा रिफ्लेक्शन बाय द रोड सरफेस, यानी कि जो है इरेगुलर सरफेस में। तो देखिए यहाँ पे, अब इरेगुलर सरफेस क्या उसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होता है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हैव नॉट फेल्यूर्स, यानी कि वो यहाँ पे फेल नहीं होता है, बिकॉज ईच रे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि प्रत्येक जो रे हैं वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करती है। ऑल द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, प्रत्येक जो रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल हो जाती है। वेयर एज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन द रे आर नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, जो रेज हैं वो आर नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे जो है उसकी पैरेलल नहीं होती है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगा, तो ये आपको याद रखना है। सपोज कीजिए, अगर कोई सरफेस जो है इस तरह की इरेगुलर है और ये जो है इस पर कोई प्रकाश किरण आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो अलग अलग डायरेक्शन, तो यहाँ से जो सरफेस जो है इस सरफेस के 90 डिग्री एंगल पे नॉर्मल लाइन होगी, और ये जो एंगल बनेगा ये एंगल आई है और इसका मान एंगल आर के बराबर होगा। यदि जो प्लेन मिरर हैं अगर प्लेन सरफेस हैं तब भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे यानी कि और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे जो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फेल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। देखिए, पॉलिश वुडन होगा तो यहाँ पे रेगुलर होगा, चाक पाउडर यहाँ पे इरेगुलर होगा, कार्डबोर्ड सरफेस और मार्बल फ्लोर ये भी चिकनी सतह यहाँ भी रेगुलर होगा, और मिरर यहाँ पे भी रेगुलर होगा, और पीस ऑफ पेपर यहाँ पे इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। देखिए इनके आंसर, द वुडन टेबल दैट हैज़ पॉलिश्ड सरफेस, तो यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अ सरफेस दैट हैज़ रिसेंटली पॉलिश्ड कैन बी गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस, अगर पॉलिश है तो वो स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल है, और स्मूथ जो सरफेस वाली जो होगी
वो वुडन टेबल वो क्या करेगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगी। बी वाला जो क्वेश्चन है, अगर व्हाइट चाक पाउडर यूज्ड इन स्कूल डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्यूज्ड होगा क्योंकि जो सतह है वो खुरदरी होगी। चाक पाउडर स्प्रेड ऑन अ सरफेस इज एन एग्जांपल ऑफ इरेगुलर सरफेस बिकॉज इट इज रफ सरफेस होगी, देयरफॉर द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। विल अपीयर फ्रॉम द डार्क, यानी कि जो अगर हम पाउडर जो है चौक का अगर छिड़क देंगे तो वो जो सतह है वो हो जाएगी खुरदरी यानी कि रफ हो जाएगी और उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। नेक्स्ट जो है हमारा कार्डबोर्ड सरफेस, तो देखिए कार्डबोर्ड यहाँ पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये जो सतह है इरेगुलर होगी यानी कि रफ होगी। द सरफेस ऑफ द कार्डबोर्ड इज काइंड ऑफ इरेगुलर सरफेस, ये भी इरेगुलर सरफेस का एग्जाम्पल है। कौन? कार्डबोर्ड सरफेस। हैंस द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम अ कार्डबोर्ड सरफेस, इस प्रकार यहाँ पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। मार्बल जो है हमारी वो चिकनी होती हैं तो उसमें भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अ मार्बल फ्लोर कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस, यानी कि ये रेगुलर सरफेस है। सिंस वाटर मेक द सिरेमिक ग्लोसी द रिफ्लेक्शन देट आर रेगुलर ओकर्स ऑन दिस सरफेस, यानी कि जो मार्बल जो है हमारा संगमरमर जो है वो जो चिकनी सतह है वो भी क्या करेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये जो है स्मूथ सतह होगी। मिरर की बात करें तो ये भी रेगुलर रिफ्लेक्शन है। मिरर इज ए वेरी स्मूथ सरफेस है, हैंस इट गिव्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। पीस ऑफ पेपर, अगर कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम डाल देते हैं तो वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करेगा क्योंकि वो बन जाएगी रफ सरफेस। तो आल्थो अ पीस ऑफ पेपर मे लुक स्मूथ, इट हैज़ मेनी इरेगुलरिटीज, इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटी होती है ऑन दिस सरफेस ड्यू टू दिस रीजन, इस वजह से इट विल गिव ए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि जो पीस ऑफ पेपर जो हैं छोटे छोटे टुकड़े वही सतह को क्या कर देंगे, रफ बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना आपको। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इसकी दो जो है पॉइंट्स हैं इसके। नंबर 1 जो पॉइंट है वो देखिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो एंगल जो आर हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल आई हैं आर ऑलवेज इक्वल टू द अनदर, यानी कि ये हमेशा बराबर होंगे, यानी कि एंगल आई का मान जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। ये पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जो आर, वो द इंसिडेंट रे यानी कि जो आई, एंड द नॉर्मल यानी कि जो नॉर्मल हैं, जो कि प्लेन मिरर जो है हमारा जो मिरर है उसके 90 डिग्री के एंगल पे बनता है, टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ ये इंसिडेंस होती है, ऑल कम ऑन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही तल में जाके मिलते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट हैं। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई इन द सेम प्लेन, यानी कि ये चीज़ का वर्णन करना है कि जो आई है और एन है और आर है ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें इस एक्टिविटी को बताना है। इस एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं, यहाँ जो है हम लाइट के टॉर्च से बीम डाल रहे हैं, ये जो है हमारा ये प्लेन मिरर है, ऊपर जो है ये मिरर है प्लेन मिरर। ओके, जब हम इधर से लाइट डालते हैं तो ये इस तरफ आ जाती है और ये इधर नॉर्मल है, ये तीनों एक ही तल में मिल रहे हैं, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध हो रहा है कि ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे, ऑन अ टेबल प्लेस और प्लेन मिरर जो है उस पर टेबल पर रख लीजिए प्लेन मिरर को, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल, परपेंडिकुलर रखना है, जो हमारी टेबल इस तरह की होगी तो उसके परपेंडिकुलर रखना है किसको, प्लेन मिरर को। मेक ए स्मॉल होल, जो हमें कार्डबोर्ड पर एक स्मॉल होल बनाना है, ऑफ ए पेपर से, होल टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टेबल। ट्राई टू डू दिस एक्सपेरिमेंट इन अ डार्क रूम, ये एक्सपेरिमेंट हमें डार्क रूम में करना है यानी कि अंधेरे कमरे में करना है। मेक वन मोर पीस ऑफ द पेपर एंड प्लेस इट ऑन द टेबल सो दैट इट मेक्स कॉन्टेक्ट विद द मिरर। ड्रा ए लाइन, यानी कि एक लाइन बनानी है, परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑन द पीस ऑफ पेपर विच इज़ ऑन द टेबल। नाउ बीम ऑफ लाइट रे विद द हेल्प ऑफ टॉर्च, यानी कि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे हमें टॉर्च की मदद से जो छेद करेंगे हम उसमें, उससे जो इंसिडेंट्स रह जाएगी थ्रू द स्मॉल होल, सच दैट द बीम ऑफ लाइट हिट्स द नॉर्मल एट द बॉटम ऑफ द मिरर, द रे ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड, यानी कि जो रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड होगी इन द लाइट रे
लाइट रेज फ्रॉम द होल्स इंसिडेंट ऑन द मिरर, यानी कि जो होल से जो इंसिडेंट्स होगी मिरर पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होगी प्लेन मिरर के बाद। लुकिंग एट द पीस ऑफ पेपर ऑन द टेबल वी कैन ईजिली शो दैट द इंसिडेंट रे यानी कि जो आई है, द नॉर्मल लाइन यानी कि जो एन है, और द रिफ्लेक्टेड रे यानी कि जो आर हैं, ये जो हैं तीनों एक ही तल में मिलेंगे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं। इसको देख लीजिए, ये हमारा प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के बाद एक तरफ देखिए ये आई जो है, ये है आर और ये है नॉर्मल, ये तीनों एक ही तल में यहाँ जाके मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन जो कि हमारा रिलेटेड है फिल इन द ब्लैंक से। अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि एक पर्सन प्लेन मिरर से 1 मीटर दूर है। सीम टू बी मीटर आर अवे फ्रॉम हिज इमेज, वो अपने इमेज से कितनी दूरी पे होगा। तो देखिए पर्सन जो है वो मिरर से 1 मीटर है, अब मिरर से उसका इमेज 1 मीटर और है, तो पर्सन से उसका इमेज जो होगा वो 2 मीटर होगा। ओके, तो यहाँ पे 2 मीटर हमारा आंसर है। यानी कि अब जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि वो जो पर्सन है उससे उसके इमेज की दूरी, तो पर्सन से मिरर की दूरी 1 मीटर और मिरर से जो इमेज है उसकी 1 मीटर, वो तो 1 + 1 यानी कि 2 मीटर हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इफ़ यू टच योर, अगर आपका टच, देखिए यहाँ पे लेटरल वर्जन की बात कर, अगर आपका जो टच करेंगे योर ईयर विद योर राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद योर। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो योर लेफ्ट जो ईयर है, आपका लेफ्ट ईयर वो टच करोगे विद योर राइट हैंड, आपके दाएं हाथ से आपका लेफ्ट ईयर टच करोगे, तो जो आपका प्लेन मिरर के अंदर है वो क्या करेगा, योर राइट ईयर इज टच विद योर लेफ्ट ईयर, लेफ्ट हैंड, यानी कि ये आपका जो राइट ईयर आपका लेफ्ट हैंड इसको टच करेगा। ओके, लेफ्ट हैंड यानी कि दाएं हाथ, लेफ्ट ईयर आप टच करोगे राइट से, तो यहाँ पे जो राइट ईयर है आपका लेफ्ट हैंड से टच होगा, यानी कि दायां बायां होता है, दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है, किसके अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। इमेज की बात की जा रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो हमारा आ जाता है द साइज ऑफ पीपल बिकम व्हेन यू सीन डिम, जब आप अंधेरे रूम में या डीम लाइट वाले में जाएंगे तो जो पीपल की जो साइज है वो हो जाएगी लार्ज हो जाएगी, यानी कि वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश की मात्रा चाहिए, इसलिए जो लार्ज हो जाएगा। जब उजाले में आप जाओगे तो ये जो है ये फ्यूअर हो जाएगा, यानी कि साइज इसकी कम हो जाएगी। ओके, नाइट बर्ड हैव, यानी कि जो उल्लू होते हैं नाइट बर्ड, कॉन्स दैट रोड इन देयर आइज, तो इनके जो नाइट बर्ड जो हैं इनके पास जो फ्यूअर कॉन्स होते हैं, यानी कि जो कॉन्स की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ओके, किसके कंपेयर में, रोड के कंपेयर में, यानी कि जो कॉन्स जो होते हैं, शंकु जो होते हैं, वो रोड्स की तुलना में यहाँ पे फ्यूअर होते हैं, यानी कम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक व्यक्ति प्लेन मिरर से 1 मीटर है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आपका प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये पर्सन खड़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 1 मीटर है। ओके, और इधर जो इसका इमेज बन रहा है इसी व्यक्ति का, ये इमेज बन रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये भी 1 मीटर है। ओके, 1 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पर्सन से उसके इमेज की दूरी कितनी है, तो ये 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको मैंने बताई दी 2 मीटर है। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर। ओके, तो ये आपका 2 मीटर आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आपको अभी नोट करा ही दिया है। ओके, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक, यहाँ पे अपने फिल इन द ब्लैंक्स के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए 7वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, चूज द करेक्ट, जो 7वां और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन वाला है, करेक्ट ऑप्शन वाला। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ, तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज समटाइम, तो ये हमेशा ही जो है ऑलवेज जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा बराबर होता है। ऑलवेज यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट, यानी कि
इंसिडेंस एंगल यानी कि एंगल आई ये हमेशा ऑलवेज बराबर होता है एंगल आर के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो आपका प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और सेम साइज द ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। तो देखिए यहाँ पे एनलार्ज तो ये गलत है, और यहाँ पे भी एनलार्ज तो ये भी गलत है, और यहाँ पे रियल और बिहाइंड तो रियल नहीं बनाएगा तो ये भी गलत है। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनाता है, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के अंदर बनाता है, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है। तो यानी कि जो बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट है। नोवा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलिडोस्कोप। एक कैलिडोस्कोप बनाना है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलिडोस्कोप डिटेल बिलो, यहाँ डिटेल दी गई है। कैलिडोस्कोप बनाने की जो मेथड है वो दी गई है, इसको ध्यान से देखिए। ओके, टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप ऑफ अ डायमेंशन 50 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी कि 15 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई के जो है रेक्टेंगुलर्स यानी कि आयताकार हमें मिरर लेने हैं, एंड जॉइन देम टुगेदर, और हमें उन तीनों को आपस में जोड़ना है, यानी कि इस तरह से त्रिभुज टाइप में उनको जोड़ना है, इस तरह से। ओके, ये सब जुड़ जाएंगे, ट्राइंगल टाइप्स बन जाएगा, और जॉइन टुगेदर और फॉर्म प्रिज्म की फॉर्म में हमें उसको करना है। अब प्रिज्म इज फिक्स्ड इनटू अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब। द सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब शुड बी slightly longer than the prism. This circular tube is longer than the prism. This circular tube is now closed at the end, one end with the cardboard, यानी कि ऊपर से जो हमें एक तरफ से इसको ढक देना कार्डबोर्ड से। दिस डिस्क हैज़ अ होल, और इस डिस्क में यहाँ पे होल रखना है एक बीच में, होल थ्रो विच वी कैन सी, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एट द अदर एंड ऑफ द सर्कुलर ट्यूब, जो सर्कुलर ट्यूब है इसका जो दूसरा जो सिरा है, अ प्लेन ग्लास प्लेट इज फिक्स्ड, यहाँ पे प्लेन ग्लास प्लेट फिक्स करनी है। इट इज़, नेक्स्ट देखिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दिस ग्लास प्लेट टच द प्रिज्म मिरर। जो प्रिज्म मिरर है उससे जो ग्लास है जो आपका जो वो टच होना चाहिए। ऑन दिस ग्लास प्लेट सर्वरल स्मॉल एंड ब्रोकन पीस ऑफ द कलर्ड ग्लास आर प्लेस्ड, यहाँ पे हम कलर्ड ग्लास लगाएंगे बीच में। दिस एंड इज नाउ क्लोज बाय अ राउंड ग्लास प्लेट, और इसका आखिरी जो सिरा है राउंड ग्लास प्लेट से हमें क्लोज कर देना है। अलाउंग एनफ स्पेस फॉर द कलर ग्लास के लिए जो पीस हैं उनके मूवमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए। अब जो है आपका रंग बिरंगा कैलिडोस्कोप तैयार है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको स्केच लेवल डायग्राम बनाना है ह्यूमन आई का। तो हमारी जो ह्यूमन आई है ये जो है रेटिना है, ये ऑप्टिकल नर्व है, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, और ये आगे आगे जो है कॉर्निया है, इसी को डोनेशन किया जाता है। ये है लेंस या आइरिस है, इसके कारण नेत्र का जो है अलग अलग कलर के लिए जिम्मेदार है। और जो है कॉर्निया, इसको डोनेशन किया जाता है। आई डोनेशन एक पारदर्शी झिल्ली होती है, बीच में लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और सिलियरी मसल से। तो ये हमारा ह्यूमन का जो आई का डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन है, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च, हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू, कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर एडवाइस। यानी कि जो गुरमीत है वो एक्टिविटी कर रही है जिसमें लेजर टॉर्च का यूज़ कर रही है, तो क्या उसकी जो टीचर है उसको एडवाइस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करें, तो इसे एक्सप्लेन करना है। गुरमीत टीचर्स एडवाइज हर नॉट टू डू सो बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द लेजर लाइट इज़ वेरी हाई, यानी कि जो लेजर लाइट है उसकी तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए उसके टीचर्स उसको मना कर रहे हैं। एंड इट इज़ हार्मफुल टू द ह्यूमन आई, यानी हमारी आई के लिए जो लेज़र हैं, लेज़र लाइट नुकसानकारी हैं। इट कैन कोज डैमेज टू द रेटिना, यानी कि हमारी रेटिना को डैमेज कर देती हैं लेज़र लाइट। लीड टू द ब्लाइंडनेस, और इसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। हैंस इट इज़ एडवाइजेबल नॉट टू लुक एट अ लेजर बीम डायरेक्टली, इसलिए लेज़र बीम को हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आई डैमेज हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का, एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर योर आइज़, यानी कि आप अपनी आई को कैसे टेक केयर करेंगे। बहुत सारी एक्टिविटी है। फॉलोइंग पॉइंट्स हेल्प अ पर्सन टू टेक केयर ऑफ दिस आइज हिज आई, यानी कि कैसे अपनी आई को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला है
रीडिंग शुड नॉट बी डन इन ब्राइट लाइट, यानी कि जो चमकीली लाइट में नहीं देखें, रीडिंग नहीं करें, एज वेल एज इन अ डिम, और ना ही डिम लाइट में। नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा पॉइंट है, वी शुड विजिट एन आई स्पेशलिस्ट एट अ रेगुलर इंटरवल टाइम, यानी कि रेगुलर इंटरवल टाइम में आई स्पेशलिस्ट यानी कि नेत्र विशेषज्ञ से मिलें और अपनी आई चेकअप कराएं। तीसरा पॉइंट, इफ़ एनी स्मॉल इंसेक्ट और डस्ट पार्टिकल एंटर अवर आई, अगर कोई डस्ट पार्टिकल या इंसेक्ट हमारी आई के अंदर चले जाते हैं तो डू नॉट रब देम, बट इसको रब्ड नहीं करें, रगड़े नहीं, बट क्लीन, यानी कि इसको जो वॉश करें क्लीन वाटर से, इमीडिएटली विद कोल्ड वाटर। ओके, यानी कि जो कोल्ड वाटर है यानी कि ठंडे पानी से अपनी आई को वॉश करें, और अगर आराम नहीं हो तो डॉक्टर से सलाह लें। और वी शुड अवॉइड डायरेक्टली एक्सपोजर ऑफ आउट आइज टू सन, यानी कि डायरेक्टली हमें सन को नहीं देखना चाहिए। और लास्ट है व्हाइल रीडिंग, अगर आप पढ़ रहे हैं, देयर शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर बिटवीन द आइज एंड द बुक, यानी कि आपकी आई जो है और बुक के बीच में मिनिमम जो है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मिनिमम डिस्टेंस है हमारी आई के लिए। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एंगल ऑफ 90, यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो जो जो है देखिए यहाँ पे इज एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए। अभी मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। ये जो है हमारा है प्लेन मिरर, ये इंसिडेंट रे हैं ये आई, और ये है रिफ्लेक्टेड रे ये जो कि है आर। अगर ये जो एंगल है ये बीच में कितना दे रखा है यहाँ पे दिया हुआ है ये 90 डिग्री। ओके, तो ये है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब देखिए बीच में जो हुए हैं ये, इसको बीच में पार्टिसिपेट कीजिए, नॉर्मल है आपकी, और तो जो नॉर्मल जो है इस प्लेन से 90 डिग्री के एंगल पे, तो ये जो एंगल है 90, और आपका जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल था 90, तो ये आधा डिवाइड होगा, तो इधर जो रहेगा वो होगा 45 और इधर भी रहेगा 45, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का मान होगा 45 डिग्री। ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको ध्यान से समझ लीजिए। इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट द एंगल ऑफ 90 टू द इंसिडेंट रे, यानी रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। देयरफॉर बोथ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर 90 का आधा आधा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा ही दिया है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ ए कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेटली बाय 40 सेंटीमीटर, यानी कि दो प्लेन मिरर को इस तरह से रखा गया है, बीच में जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये दोनों ही प्लेन मिरर हैं। अब बीच में ऑब्जेक्ट रखी गई है कैंडल, तो यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे, तो देखिए यहाँ पे इफ़ अ कैंडल इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर सेपरेटली बाय 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दो पैरेलल मिरर रखे गए हैं, देन द मल्टीपल एंड इन्फिनिट इमेज विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे इमेज बनेंगे, मल्टीपल यानी कि इन्फिनाइट यानी कि अनंत इमेज बनेंगे, बहुत सारे इमेज बनेंगे। बिटवीन द मिरर जो है दो मिरर के बीच में यहाँ पे बहुत सारे इमेज बनेंगे, और इन्फिनिट नंबर ऑफ द इमेज आर फॉर्म्ड, यानी कि अनंत जो इन्फिनिट नंबर अनंत इमेज बनेंगे। व्हेन टू मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, अगर हम इस तरह से पैरेलल रखेंगे दो मिरर को, तो इनके बीच में अगर ये ऑब्जेक्ट हमने रखा यानी कि कैंडल रखा, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, फिर इसका यहाँ बनेगा, फिर इसका यहाँ बनेगा, तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल या इन्फिनिट इमेज बनेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इमेज बनेंगे। 15वां हमारा क्वेश्चन है, टू मिरर मीट एट राइट एंगल, यानी कि दो मिरर को हमने 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से रख दिया है राइट एंगल पे। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंस ऑन बट एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एज शोन, यहाँ पे यानी कि ये जो है 30 डिग्री शो पे हमने रख दिया है, यानी कि ये नॉर्मल है जो कि इसके 90 डिग्री का एंगल पे, और ये जो इंसिडेंट रे आ रही है 30 पे आ रही है, और यहाँ पे हमें रे फ्रॉम द सेकंड मिरर, ये सेकंड
देखिए यहाँ पे ये 30 पे आ रही है तो ये इधर भी 30 पे जाएगी, तो ये जो एंगल है ये 30 ही बनेगा। इधर का जो एंगल है ये रहेगा 60, क्योंकि ये इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो ये 60 रहेगा। जब ये यहाँ से इधर रेज आती हैं तो ये जो रेज हैं इसको आप 90 डिग्री के एंगल पे ये कर लीजिए, तो ये जो है ये 90 है, ओके। और ये जो है आपका ये है 90 और ये है आपका 30, तो 90 + 30 जो है वो हो जाएगा आपका 120। और जो आपका जो अंदर वाला जो है ये जो ट्राइंगल, इसका जो टोटल एंगल है वो होता है 180, तो ये जो एंगल है ये होगा 60, क्योंकि ये वाला जो एंगल है आपका अभी रिसेंटली मैंने बताया ये जो वाला एंगल है ये है 30, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। और ये जो है ये है आपका 90, क्योंकि ये एक नॉर्मल बन गया, समकोण वाला बन गया, तो ये 90 + 30 बराबर हो गया 120। और जो बचा जो तीसरा एंगल है यानी कि 90 + 30 प्लस जो बचा उसको अगर x मान लें तो ये तीनों का योग होता है 180, यानी कि जो त्रिभुज के तीनों एंगल्स हैं 80, तो ये जो x जो होगा वो होगा 100, यानी कि x बराबर होगा आपका 180 में से आप 120 कम कर दीजिए, यानी कि जो आएगा कम करना है यहाँ पे तो वो आएगा आपका 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 60, तो यहाँ पे 120 कम कर लीजिए तो जो आपका जो एंगल है वो आ जाएगा 60। तो ये वाला जो एंगल है ये 60 है, तो इधर वाला भी कैसा होगा, ये भी 60 होगा, ओके। तो अच्छे से आपको इसको क्लियर कर दिया है, लेकिन यहाँ फिर भी ध्यान से देख लीजिए, ओके। यहाँ पे ध्यान से एक एक पॉइंट देख लीजिए। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। It can be observed that the given ray of the light will reflect from the second mirror 60 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे होगा सेकंड मिरर पर, और द इंसिडेंट रे OA रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट O सिंस एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस। OA मेक्स एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द फर्स्ट मिरर। यहाँ पे ये जो कहा गया है ये जो है 30 डिग्री वाली बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे now drawing normal at O, the two normal intersect at 90 degree angles and they apply angle sum property in triangle O into O dash, we get जब इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त होती हैं तो now drawing normal O, the two normal intersect at 90 degree angle and applying angle sum property in triangle OX O dash, we get the angle of incidence is second mirror बराबर 60 डिग्री। यानी कि ये देखिए यहाँ पे अप्लाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड जो है इस पे देखिए यहाँ पे ये जो है 30 है, इधर वाला भी 30 है, तो इधर वाला जो होगा वो होगा 60। जब ये 60 है और ये वाला 90 है तो ये जो है इधर वाला जो होगा वो होगा 30, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये टोटल जो है ये 90 होगा, तो ये जब 60 है तो ये 30 है, तो 30 में 60 रखेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये जो है नॉर्मल जो है इस नॉर्मल और इधर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60, तो इधर वाला एंगल भी 60 बनेगा, क्योंकि आई जो इसके लिए जो आई है और ये होगा आर, तो आई और आर का जो मान है वो इक्वल होगा, ओके। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको मिटा देता हूँ मैं क्लियरली, आई होप आपके क्लियर हो गया होगा, ओके। वैसे मैंने उधर क्लियर करा ही दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बूजो स्टैंड। ये जो बूजो है यहाँ खड़ा हुआ है, ओके, यहाँ पे खड़ा हुआ है बूजो, इसको ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट। यहाँ पे बूजो यहाँ खड़ा हुआ है, इधर प्लेन मिरर नहीं है, यहाँ तक ही प्लेन मिरर है। बूजो स्टैंड एट जस्ट ऑन द साइड ऑफ अ प्लेन मिरर के साइड में खड़ा हुआ है एज शोन इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। कैन ही सी हिमसेल्फ, क्या वो खुद को देख सकता है मिरर के अंदर। आल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट P, Q एंड R। यहाँ पे P रखा हुआ है, यहाँ पे Q है और R है, क्या वो इनमें से किसको देख पाएगा। तो देखिए यहाँ पे बूजो कैन नॉट सी हिज इमेज, वो खुद का इमेज इसलिए नहीं देख पाएगा क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, सामने प्लेन मिरर नहीं है। बिकॉज द रिफ्लेक्शन रे विल नॉट रीच हिज आई, उसकी आई तक नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि सामने प्लेन मिरर नहीं है। ही कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट P, यानी कि वो P को देख पा रहा है, ओके। एंड द Q, यानी कि Q को भी देख पा रहा है,
क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो उसकी आई तक पहुँच रहा है। बिकॉज रे कमिंग फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी कि पी और क्यू से जो है रेज आ रही है उसकी आई तक, गेट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड रीच हिज आई, और उसकी आई तक जा रही है। बूजो कैन नॉट सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट आर, यानी कि आर वाला जो है उसको नहीं देख पा रहा है। वो क्यों नहीं देख पा रहा है? बिकॉज द रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, यानी यहाँ से जो रे आ रही है वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो P और Q को देख पा रहा है जबकि R को नहीं देख पा रहा है। तो P और Q को देख पा रहा है, स्वयं का इमेज वो नहीं देख पा रहा है और R को भी नहीं देख पा रहा है। ओके, तो वो P और Q को देख पा रहा है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए इनको। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर, यानी कि ये जो ए है इसकी सिचुएशन पूछी जा रही है। ओके, कैन पहली एट बी सी हिज इमेज, क्या बी उसका इमेज देख पाएगी? पहली ये यहाँ पे है। और कैन बूजो एट सी जो है हिज इमेज, क्या वो ए का इमेज देख पा रही हैं? कैन पहली एट बी सी हिज इमेज, क्या वो पहली जो है खुद का इमेज देख पा रही है? और जो बूजो हैं कैन सी दिस इमेज, क्या वो ये इमेज देख पा रही हैं? और वहन पहली मूव्स फ्रॉम बी टू सी, अगर पहली जो है बी से सी की जगह इधर आती हैं, ओके, बी टू सी, वेयर डज द इमेज ऑफ ए मूव, यानी कि ए का इमेज जो है किस प्रकार मूव करेगा। तो ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन से यहाँ पे क्लियर हैं। देखिए यहाँ पे जो सिचुएशन है, ये जो ए यहाँ पे रखा हुआ है इसके इमेज यहाँ बन रहा है, इधर जो है पहली यहाँ से जो है पहली यहाँ पे है और बूजो यहाँ पे है। ओके, तो ये जो है इनका इमेज देख पाएंगे क्योंकि यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड किरणें इस तक आ रही है और यहाँ से यहाँ तक आ रही है, तो इसका इमेज अंदर बनेगा। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो ए का इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड इमेज बन रहा है, यानी कि बिहाइंड मिरर बन रहा है। मिरर के जो ये जो प्लेन मिरर है इसके अंदर बन रहा है। ओके, is formed behind the mirror. The distance of the image from the mirror is equal to the distance of A from the mirror, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। अगर ये 1 मीटर है तो नीचे वाले भी 1 मीटर होगी, क्योंकि प्लेन मिरर के अंदर जहाँ से ऑब्जेक्ट की से जो मिरर की जो दूरी है उतनी ही जो दूरी है यहाँ पे इमेज से मिरर की होगी। ओके, नेक्स्ट है यस पहली एट बी कैन सी हिज दिस इमेज, जो बी हैं वो इस इमेज को देख पा रही हैं। ओके, ये जिससे देखिए बी जो है इसको देख पा रही हैं। और नेक्स्ट जो है यस बूजो एट सी कैन, बूजो जो है वो भी इसका इमेज देख पा रहा है। अब यहाँ बी से सी पर आ जाता तो क्या होता है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो ए जो है उसका जो इमेज है विल नॉट मूव, यानी कि जो यहाँ पे बी और बी मूव कर रहा है जबकि ए मूव नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि ए तो वहीं खड़ा हुआ है। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए विल नॉट मूव, यानी कि ए का जो इमेज है वो मूव नहीं कर रहा है। इट विल रिमेन इन द सेम पोजिशन, यानी कि ये सेम पोजिशन में ए का इमेज वहन पहली मूव फ्रॉम बी टू सी, जब पहली जो है बी से सी पर चलती हैं तो जो ए का जो इमेज है वो वहीं रहता है क्योंकि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये जो है हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इस तो आप ऑल क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।